नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज हम राजनीति शास्त्र के अंतर्गत स्वामी विवेकानंद को पढ़ेंगे और चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हम ये जान लें कि स्वामी विवेकानंद के विचार क्या थे, या स्वामी विवेकानंद लोगों के बारे में क्या सोचते थे, उनका मार्गदर्शन क्या था। जैसे उन्होंने कहा भी है, उठो जागो और प्रतीक्षा मत करो जब तक कि तुम अपने गंतव्य को प्राप्त न कर लो। उनका ये मानना था, हमने अपने कर्तव्य पर तब तक अग्रसर रहना चाहिए जब तक कि हमें अपनी मंजिल प्राप्त ना हो। हमें अपने रास्ते में कितनी भी कठिनाइयाँ आ जाए, उसका डट के सामना करना चाहिए और अपनी मंजिल को प्राप्त करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। अब हम जानेंगे उनका जीवन परिचय। स्वामी विवेकानंद का जन्म, वो एक संन्यास धारण करने से पूर्व उनका नाम जो है वो नरेंद्र नाथ दत्त था। उनका जन्म कलकत्ता के एक संपन्न और प्रतिष्ठित परिवार में 12 जनवरी सन 1863 में हुआ। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था और उनकी माता का नाम, जो कि एक प्रगाढ़ विद्वती थी, वो भुवनेश्वरी देवी था। वो धर्मपरायण महिला के रूप में थी। उनकी जो भावना थी वो बहुत मर्म थी, इसलिए स्वामी विवेकानंद बचपन में ही उनमें करुणा, सहृदयता, सहानुभूत चीज़ें उत्पन्न हो गई थी। ईश्वर भक्ति और आध्यात्म प्रवृत्ति के गुण भी उत्पन्न हो गए थे। अब हम जानेंगे स्वामी विवेकानंद के सामाजिक विचार क्या थे। देखिए, स्वामी विवेकानंद के सामाजिक विचार तो बहुत ब्रॉड है, बहुत विस्तृत है, लेकिन कुछ चीज़ें हम आपको बताने की कोशिश करेंगे जिससे आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ। सबसे पहले हम जानेंगे कि जाति प्रथा या जाति व्यवस्था एवं ब्राह्मण क्या था। ये जाति व्यवस्था और ब्राह्मणता क्या थी, पहले जान लीजिए कि विवेकानंद के सामाजिक विचार क्या थे। देखिए, मूल रूप से एक धार्मिक चिंतक और सुधारवादी होते हुए भी धर्म सुधार के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु उन्होंने समाज सुधार पर जोर ही नहीं दिया, बल्कि उसे अनिवार्य भी बताया और कहा भी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना के अवसर पर उन्होंने इस बात का पूरा जोर दिया कि सामाजिक सेवा और सुधार कार्यों को धर्म तथा आध्यात्मिक साधना में लीन करने के लिए चीज़ों का होना बहुत जरूरी है और महत्वपूर्ण भी बताया। अब हम बताएंगे जाति व्यवस्था एवं ब्राह्मण प्रभुत्व का विरोध। देखिए, स्वामी विवेकानंद ने भारत में विद्यमान जाति व्यवस्था की कटु आलोचना करते हुए कहते हैं कि उसके अनुदारवादी एवं प्रगति विरोधी रूप पर प्रहार किया तथा उसके उन्मूलन की आवश्यकता पर बल दिया। उनके मतानुसार यह एक ऐसी व्यवस्था है जो अगले कठोर बंधनों के कारण मनुष्य को ऊपर उठने के अवसर पर साधन प्रदान नहीं करता, मतलब रुकावटें उत्पन्न करता रहता है। लेकिन एक यथार्थवादी चिंतक होने के नाते विवेकानंद यह अच्छी तरह से समझते थे कि यह व्यवस्था लंबे समय तक कायम रहने के कारण भारत में इतनी रूढ़ हो चुकी है। जिस चीज़ों को हम अपना लेते हैं और छोड़ने की कोशिश नहीं करते तो वो धारणा बना लेती है। इसका उन्मूलन व्यवहारिक दृष्टि संभव नहीं है। अतः जातिगत संकीर्ण रूढ़िवादिता, भेदभाव को मिटाने के लिए तथा जाति समानता स्थापित करने के लिए इन चीज़ों को हटाना बहुत जरूरी है। अब हम जानेंगे कि उनके तत्कालीन शिक्षा पद्धति का विरोध कैसे हुआ, उन्होंने विरोध कैसे किया। देखिए, स्वामी विवेकानंद शिक्षा को सामाजिक और व्यक्तिगत विकास का प्रमुख साधन मानते थे तथा इसी आधार पर वे तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था का विरोध करते थे। उनके अनुसार शिक्षा का लक्ष्य मनुष्य मस्तिष्क में विभिन्न तरह का ज्ञान और सूचनाओं को ठूसना नहीं, बल्कि उसे ऐसा ज्ञान प्रदान करना है जिसका उपयोग करने या करके वह स्वयं रचनात्मक आधार पर जीवन और चरित्र का निर्माण कर सके और वह वास्तविक दृष्टि से एक मनुष्य बन सके। लेकिन उनका कहना यह भी था कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली की दृष्टि से ये सारी चीज़ क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। उन्होंने बहुत मार्मिक शब्दों में इस दृष्टि से अपने दुख को अभिव्यक्त करते हुए कहा कि हमारी शिक्षा की दृष्टि से इस समय स्थिति एकदम पशु समान है।
कैसा है? पशु समान है तथा समाज का चाउक भी हमारा नियंत्रण नहीं कर सकता है। यह पुलिस के रूप में यह समाज में विद्यमान न हो तो संभवतः ऐसा कोई पाप और कुकर्म नहीं है जिसे करने के लिए हम तैयार न हो। वर्तमान में शिक्षा नहीं, भय ही हमारा नियंत्रण करती है। देखिए, नई शिक्षा का तो वो विरोध करते थे। उनका मानना था कि जो नई शिक्षा है वो हमें अच्छाइयों की तरफ न ले जाके बुराइयों की तरफ ढकेल रहा है और हमें वो काम करने पे मजबूर कर रहा है जो काम सत्यता पे नहीं है। अब हम जानेंगे पश्चिमी अंधानुकरण का विरोध। पश्चिमी अंधानुकरण का विरोध, देखिए उसमें उन्होंने कहा है कि विवेकानंद सहृदय से चाहते थे कि भारतीय लोग पुरानी अनुदार कुरीतियों और रूढ़ियों से मुक्त होकर अपने जीवन में, उनका ये मानना था कि हमें बुराइयों से दूर होकर अपने जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति करें और अपने व्यक्तित्व के सर्वांगीण लक्ष्य को प्राप्त करें, लेकिन इस हेतु अंधानुकरण के विरुद्ध थे। उनके अनुसार विकास की यह पृष्ठभूमि अनिवार्य रूप से भारतीय होनी चाहिए। इस ओर संकेत करते हुए उन्होंने एक बार कहा कि हमें अपने प्राकृतिक स्वभाव के अनुसार विकास करना चाहिए। इस दृष्टि से विदेशी समाजों की कार्यप्रणाली को अपनाना व्यर्थ है। वो देखिए, वो उनका मानना था कि विदेशी कुरीतियाँ हैं उसे हमें मिटा देना चाहिए और हमें भारतीय वेश में अपना जीवन यापन करना चाहिए। अब हम जानेंगे कि मूर्ति पूजा का समर्थन उन्होंने कैसे किया। मूर्ति पूजा का समर्थन पश्चिमी प्रभाव के कारण देश में और मुख्यतः बंगाल में मूर्ति पूजा का विरोध एक आम प्रचलन की बात हो गई थी। ब्रह्मा समाज और आर्य समाज दोनों इसके विरोधी थे। विवेकानंद ने मूर्ति पूजा के विरुद्ध उनके इस बात की चिंता नहीं करते हुए मूर्ति पूजा का इस रूप में समर्थन किया कि वह मनुष्य मन को ईश्वरीय अनुभूति के लिए तैयार करती है। उन्होंने यह भी माना कि मूर्ति ईश्वर नहीं है, लेकिन वह अपनी पूजा के द्वारा अपने ईश्वर के निकट ले जाती है। वह हमारे आत्मिक विश्वास की दृष्टि से उसकी प्रारंभिक अवस्था है तथा जो लोग आत्मिक दृष्टि से इतने विकसित नहीं हैं कि वे निराकार ईश्वर की सफल उपासना कर सकें, उनके लिए यह ईश्वरीय अनुभूति का अनुभव कराने का एक सबल साधन है। उनके अनुसार मूर्ति पूजा ठीक वैसे ही महत्वपूर्ण है जैसे बाल्यावस्था वृद्धावस्था की परिपक्व वृद्धि के लिए। अपनी इस मान्यता को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कई चीज़ों का इसमें अनुकरण किया है। अब हम जानेंगे कि उनके विवेकानंद के राजनीतिक विचार क्या थे। विवेकानंद के राजनीतिक विचार, देखिए स्वामी विवेकानंद के संबंध में प्रायः यह भ्रांत धारणा प्रचलित है कि वे एक सन्यासी, वेदांतों और हिंदू धर्म के प्रचारक और समाज सुधारक थे। उनका राजनीतिक चिंतन और आंदोलन से कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध नहीं था। स्वामी विवेकानंद के द्वारा स्वयं भी जब राजनयिक दलों द्वारा उनके विचारों का अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए साधन के रूप में प्रयोग किया जाने लगा, तब कहा कि उनके विचारों को राजनयिक श्रेणी में न रखा जाए और न राजनीति से उनका कोई संबंध जोड़ा जाए। यह तथ्य स्पष्ट रूप से उजागर करना है कि वे न तो परिभाषिक शब्दावली के अनुसार कोई राजनेता थे और न कोई राजनीतिक चिंतक। अब हम जानेंगे कि उनका जो है स्वतंत्रता समर्थन में क्या विचार था। देखिए, स्वामी विवेकानंद की राजनीतिक दर्शन को दूसरी महत्वपूर्ण देन उनकी स्वतंत्रता समर्थन अवधारणा से है। उनकी स्वतंत्रता संबंधी अवधारणा बहुत व्यापक थी। उनकी मान्यता थी कि संपूर्ण विश्व अपनी अबाध गति से निरंतर स्वतंत्रता की खोज कर रहा है, क्योंकि स्वतंत्रता के प्रकाश से ही विकास पथ आलोकित हो सकता है और वह उसकी आध्यात्मिक उन्नति का कारण भी बन सकता है।
वो हमेशा स्वतंत्रता के प्रति अपने विचार को व्यक्त करते थे। अब हम जानेंगे आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की अवधारणा का प्रतिपादन। देखिए, स्वामी विवेकानंद आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के प्रणेता थे। इस दृष्टि से उनकी मान्यता थी कि जिस प्रकार संगीत में एक प्रमुख स्वर होता है जिसके इर्द गिर्द उनका निर्माण और विकास होता है, उसी तरह प्रत्येक राष्ट्र के जीवन में भी एक प्रमुख तत्व होता है जो न तो केवल उसके अस्तित्व को बनाए रखता है बल्कि उसकी प्रगति की दिशा का निर्धारण भी करता है, उसकी जीवन रेखा का निर्माण करता है। भारतीय संदर्भ में यह तत्व धर्म है। स्वामी विवेकानंद ने यह अवधारणा प्रतिपादित की थी कि भारतीय राजनीतिक उत्थान को केवल धर्म की अनुग्रमित कर सकता है, उनकी जीवनदायिनी शक्ति बन सकता है। अब हम जानेंगे समाजवाद। उनके विचार क्या थे समाजवाद को लेके। देखिए, स्वामी विवेकानंद एक समाजवादी थे। वो कहते थे मैं एक समाजवादी हूँ, मैं एक समाजवादी हूँ। समाजवादी सिद्ध करते हेतु एक पुस्तक की रचना भी की। इसमें स्वयं के समाजवादी होने के कारण का उल्लेख करते हुए उन्होंने लिखा कि मैं एक समाजवादी हूँ, इसलिए नहीं कि मैं इसे एक परिपूर्ण व्यवस्था मानता हूँ, किंतु इसलिए कि भूखे रहने से तो आधी रोटी ही अच्छी है। विवेकानंद अन्य समाजवादियों की तरह समाजवाद को एक परिपूर्ण व्यवस्था नहीं मानते थे। अपने समय में प्रचलित अन्य व्यवस्थाओं से उत्पन्न व्यवस्था मानते थे। आज के दिन इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।